नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। काफ़ी दिनों से पैट के लिए कमेंट आ रही थी, तो मैं आज से पैट की क्लास शुरू कर रहा हूं और पहला मैंने इसमें हिस्ट्री लिया है। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास आपको कराई जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री की आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें आज जो पहला टॉपिक है वो लिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। इस हिस्ट्री को जैसे हम कवर करेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहले आपको पहले आपको थ्योरी कराई जाएगी। ठीक है, थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद 10 क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, मतलब 10 आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि उनका थ्योरी का आपको अच्छे से रिवीजन हो सके, और उतना ही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फालतू का कंटेंट इसमें नहीं पढ़ाऊँगा, वही कंटेंट पढ़ाऊँगा जो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ ठीक है, पहले आपको थ्योरी कराई जाएगी और उस थ्योरी का फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू चलेगी, बंद नहीं होगी, बस ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। और बस जितने लोग जो कमेंट कर रहे थे, भाई आप ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, वरना टाइम फालतू का क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस क्लास को, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज हम जैसे अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये पहला प्रश्न बनेगा। आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। बात करें इस भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो तांबा धातु है जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा एक्ट कब आया, 1904 में ये एक्ट आया था, और उस समय भारत के वायसराय कर्जन हुआ करते थे। कर्जन के समय में राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा एक्ट 1904 में आया। भारतीय उपमहाद्वीप गेहूं और जौ उगाने के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान का भाग है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ उगाने के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। या आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुराने गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य, तो ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। अगला प्रश्न है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित किया था, तो ये याद रखना है, दयाराम साहनी ने संबोधित किया था 1921 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, तो ये नाम दयाराम साहनी ने दिया था, और ये 1921 में दिया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये एक शहरी सभ्यता थी। ये इसकी प्रमुख विशेषता थी, आपको याद रखना है कि ये एक शहरी सभ्यता थी। फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ये कालीबंगन से, राजस्थान में कालीबंगन जगह है जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और यही कालीबंगन से लकड़ी का हल भी मिला है। और ये जो कालीबंगन है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित शहर है, जो हड़प्पा का एक शहर है जहाँ से जुते हुए खेत और लकड़ी का हल मिला है। ये कालीबंगन शहर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगले की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है, तो ये भिरडाणा सबसे प्राचीनतम नगर है जो हरियाणा में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगली बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से अनजान थे, तो ये तुम्हारे घोड़े से अनजान थे। घोड़े के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है, अगले की आपसे बात करें, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी,
तो आप याद रखेंगे राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित था, ये भी आपको याद रखना है। और एक आपको चहुंदड़ो याद रखना है, यह बाएं किनारे पर स्थित था सिंधु नदी के। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर था और चहुंदड़ो है वो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। यहां तक क्लियर। अगले पे चलें। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो एक सेल खड़ी पदार्थ था जिसे हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था और इन मुद्राओं पर पशुपति का चित्र बना हुआ होता था। आगे इसमें आपसे बात करें कि तीन मुंह वाला मानव किस मुद्रा में बैठा है, तो वो आपकी ध्यान की मुद्रा में बैठा है। सिंधु घाटी सभ्यता में तीन मुंह वाला मानव है, वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है। ये भी प्रश्न बनता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। वहीं आपसे पूछे कि इसमें अन्य फसलें, तो अन्य फसलें आपकी गेहूं, जौ, सरसों, मटर और तिल, इसकी ये अन्य फसलें हैं। बात करें मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये तुम्हारी अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगर आपसे प्रश्न ये पिछली बार पैट में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, तो वो है अन्नागार। क्लियर। अगले की बात करें, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये तांबे का रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के किनारे स्थित देमाबाद। ठीक है, तो तांबे का रथ कहाँ से मिला? तांबे का रथ आपको देमाबाद से मिला है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है, आप याद रखना। ये पिछले किसी एग्जाम में पैट के में ही पूछा हुआ प्रश्न है कि कांस्य की नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कहाँ से मिली है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे आपसे पूछे सिंधु घाटी का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ये तुम्हारा लोथल था। ठीक है, सिंधु घाटी का बंदरगाह लोथल था। या ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी का पत्तन नगर कौन सा था? तो आप याद रखेंगे कि वो लोथल था। लोथल से जो साक्ष्य मिले थे उन्हें देखें। अग्नि वेदिका का साक्ष्य लोथल से मिला, शतरंज का खेल का जो साक्ष्य है वो भी लोथल से मिला, और चावल की भूसी भी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि काली चूड़ियाँ सर्वाधिक कहाँ पर मिली हैं? तो ये तुम्हारी राजस्थान के कालीबंगन में सर्वाधिक काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और आज का लास्ट प्रश्न कि सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो आपका सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी की क्लास। ये अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, एक सेकंड इसके लिए कलर चेंज नहीं करना। चलो, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा गया है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये जो राखीगढ़ी है, ये राखीगढ़ी आपसे बात करें तो ये राखीगढ़ी जो वर्तमान में यानी आप राखीगढ़ी है कहाँ? तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। और यही राखीगढ़ी ये लगभग कितने पे फैला हुआ है? तो ये लगभग 350 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। लगभग 350 हेक्टेयर पे ये राखीगढ़ी फैला हुआ है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति आपको हड़प्पा से प्राप्त हुई है, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या चहुंदड़ो से। तो नृत्य करती हुई बालिका की प्रतिमा आपको, इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से?
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये एक जो कान नृत्य करती है, ये तुम्हारे क्या है कि ये कला में, एक सेकंड पेन ज़्यादा मोटा हो गया। ये कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की ना, कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नति को दर्शाती है। ठीक है, ये याद रखना कि कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नति को दर्शाती है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये हमारा जो बंदरगाह नगर है वो क्या हड़प्पा था, लोथल था, कालीबंगन या बनवाली? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? लोथल आपका गुजरात में स्थित है, ये आप याद रखना। और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात है। और ये समुद्री मार्ग के लिए डॉकयार्ड एक मिला हुआ था, तो ये भी तुम्हें याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल पर मिला है? तो ये आपसे पूछा है कि अग्निकुंड क्या कालीबंगन में मिला है, मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा कि अग्निकुंड कालीबंगन में मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें हवन स्थल के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, जो अग्निकुंड मिला है, इस अग्निकुंड जो है हवन स्थल के प्रमाण भी मिले हैं, तो ये भी याद रखना, हवन स्थल के प्रमाण भी इसमें मिले हैं। और जब हवन स्थल के प्रमाण मिले हैं तो ये यहाँ से क्या एक चीज़ निकल के आती है कि वैदिक संस्कृति, हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति की ओर ये इंगित करती है, इशारा करती है। ठीक है, हवन कुंड जो हवन स्थल मिले हैं। आगे अगर प्रश्न में बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म के अनुयायी थे? ठीक है, किस धर्म के अनुयायी थे? क्या वैदिक धर्म के, जैन धर्म के, शिव पूजा के या बौद्ध धर्म के? तो ये शिव पूजा के अनुयायी थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। किसके? ये शिव के उपासना करते थे। और ये सर्वाधिक पशुपति महादेव हैं, पशुपति महादेव की ये पूजा करते थे, तो ये भी याद रखना, पशुपति महादेव की ये पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो आप याद रखेंगे कि पशुपति महादेव की ये पूजा करते थे। पशुपति महादेव की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में लिखावट कैसी थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या स्पष्ट नहीं? तो इसकी जो लिखावट थी वो आपका सही जवाब है ए, दाएं से बाएं की इसकी लिखावट थी। और आज तक इसकी जो लिखावट है, इसकी जो लिपि है, उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया इस लिखावट को। ठीक है, तो इसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? उद्योग पर, व्यापार पर, कृषि पर या शिकार पर? इसकी जो सभ्यता है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? ये मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। ये गेहूं हुआ एक आपका, गेहूं, जौ, ठीक है, गेहूं हुआ, जौ हुआ, एक आपका कपास हुआ, इन चीज़ों का ये उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ और कपास का ये उत्पादन करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी या जॉन मार्शल? तो इसके जो प्रथम खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। और इन दयाराम साहनी ने 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। एक सेकंड, हड़प्पा की खोज की। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? तो
1921 में की थी। फिर याद रखना राखलदास बनर्जी, इन्होंने राखलदास बनर्जी ने 1922 में, कब, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। वहीं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में याद रखेंगे कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग का भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का जनक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या तांबा, कांसा, लोहा या सोना? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी ये परिचित किससे थे? तो ये आपका याद रखना कि परिचित थे किससे? तो आपका तांबा से परिचित थे। ठीक है, तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, आपका सोना से भी परिचित थे। तांबा, कांसा और सोना, इन तीनों से ये परिचित थे, लेकिन लोहे से ये परिचित नहीं थे। ठीक है, आज के लास्ट प्रश्न पे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्या इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, गंगा सभ्यता या आर्य सभ्यता? तो आपका जवाब तो आ ही गया होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे। क्लियर? किसके नाम से जाना जाता था? तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि पहला स्थल ही हड़प्पा की खोज हुई थी। इसके पहले स्थल की हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी खोज? तो आप याद रखेंगे दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। और फिर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज आपकी 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा। राखलदास बनर्जी द्वारा। ठीक है, राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में की थी। तो ये हमारी आज की क्लास है। क्लास आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस क्लास को कंटिन्यू तभी रखूँगा जब मैं 100 से ज़्यादा व्यूज़ इस पर आएंगे। अगर कम रहते हैं तो इसमें मेहनत करना फिर मेरी तरफ से बेकार है। 100 से ज़्यादा व्यूज़ अगर आते हैं तो मैं इस पर ज़रूर इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा और इसी फॉर्मेट में रखूँगा। पहले आपको वन लाइनर फॉर्म में पूरी थ्योरी से परिचित करा दूँगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये प्रैक्टिस भी करा दूँगा। इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं तक है। मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। धन्यवाद।